नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के पत्रकार संघ ने पत्रकारों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोई नया उपकरण प्रदान नहीं किए जाने को लेकर के रोष जताया है। पत्रकारों का कहना है कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने पुलिस, डॉक्टरों और सफाई कर्मियों के लिए बीमा किया है और पत्रकारों को नजरअंदाज कर दिया है। और इसी को लेकर के कुछ पत्रकारों ने यहां पर नाराजगी जाहिर की है। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਵਜ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी। गुरदीप सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरदीप जी, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से आज पत्रकार संघ ने ये नाराजगी जाहिर की है प्रशासन से और सरकार से, तो क्या कुछ अब प्रशासन की और सरकार की प्रतिक्रिया कुछ सामने आ रही है? जी तनु, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पत्रकारों के लिए पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पॉलिसी लागू नहीं की गई है। ना तो पत्रकारों को सरकार की तरफ से मास्क दिए गए हैं, ना ग्लव्स दिए गए हैं, कोई भी ऐसी सुरक्षा के लिए कोई भी किट नहीं दी गई है जी। हाँ, ये और दूसरी तरफ से जो बीमे की बात की गई है पत्रकारों की तरफ से, क्योंकि पुलिस मुलाजिम जो हैं या डॉक्टर्स हैं या सफाई सेवक हैं, ये फ्रंट फुट पे कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं। पत्रकार भी उनके साथ, डॉक्टर्स और पुलिस वालों के साथ, बंदे के साथ कंधा मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए सरकार की तरफ से। इसीलिए पत्रकारों ने जो है पंजाब सरकार से मांग रखी है कि पत्रकारों का भी बीमा होना चाहिए। जैसे 50 लाख के बीमे की बात की गई है, तो पत्रकारों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि सुविधा कोई भी सरकार की तरफ से पत्रकारों को नहीं दी जा रही है अभी। जी गुरदीप जी, जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है कहीं ना कहीं पत्रकारों को, तो अब जब पत्रकारों ने नाराजगी जता ही दी है, तो उसके बाद क्या कुछ कहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी पत्रकारों के हक में अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, जबकि पत्रकारिता का जो है समाज में एक बहुत बड़ा अपना रुतबा माना जाता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। लेकिन पत्रकारों के लिए ना तो सरकारें कुछ करती है और ना ही उनके लिए कोई सुरक्षा के लिए इंतजाम किया है, क्योंकि पत्रकारों के लिए भी कोरोना वायरस के समय में जो है उनके परिवार को खतरा है, पत्रकारों को खुद को खतरा है, और उनको ना तो सरकार की तरफ से कोई सैलरी दी जाती है, ना ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद जरूर होती है पत्रकारों के लिए, क्योंकि पत्रकार समाज के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है कि पत्रकारों की प्रति उनको सोचना चाहिए और उनका बीमा जो है वो करना चाहिए।
जी, पत्रकारों को सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है पत्रकार इस कोरोना के संकट में लगातार अपना काम कर रहे हैं और संक्रमण की चपेट में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जिसकी वजह से पत्रकारों की कोई सुरक्षा हो और पत्रकारों को सुरक्षा की किट भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। बीमा तो अभी तक करवाने की बात ही छोड़िए। लेकिन गुरदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पत्रकारों ने आज एकजुटता दिखाई है, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या सरकार पत्रकारों के लिए, आपके लिए कोई कदम उठाएगी? देखिए, सरकार को इसके बाद कदम उठाना चाहिए क्योंकि सरकार एक माध्यम होता है, पत्रकार जो सरकार की बात जनता तक पहुंचाता है। और सरकार कहीं पे भी समाज में कोई कमी होती है, किसी पे अत्याचार होता है, उसको जनता के सामने लेके आता है, सरकार के सामने उसको पेश करता है कि उसको न्याय मिल सके। लेकिन अब जो पत्रकारिता के साथ ये खुद अन्याय हो रहा है कि ऐसे मुश्किल वक्त में पत्रकारिता जो है वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जो है पॉलिसी पत्रकारों के लिए नहीं लेके आए ताकि उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। जी, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया गुरदीप। तो जिस तरीके से पत्रकारों की अनदेखी की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक सवाल प्रशासन पर और सरकार पर खड़ा करता है। तो सरकार और प्रशासन से हम अपील करते हैं कि पत्रकारों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से कोरोना संकट अब चल रहा है, उसमें कोरोना संकट के बीच भी पत्रकार अपना काम बखूबी कर रहे हैं और लगातार कोरोना से भिड़ रहे हैं और समाज तक अपनी जो जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में मंदसौर के दलोंदा में समाज सेवियों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। रेलवे फाटक सेवा समिति की ओर से 3000 जरूरतमंद गरीब परिवारों को भोजन पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। दलोदा सरपंच विपिन जैन ने यह बताया है कि जरूरतमंद गरीब परिवारों को भोजन सामग्री पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। दरअसल संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, जिसको लेकर के लॉकडाउन है और ऐसे समय में कुछ परिवारों के लिए खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई समाज सेवक आगे आ रहे हैं। जैसे आज अंबिका नगर सेवा समिति दलोदा वगैरह और सभी ने प्रण लिया था कि हमें सभी के माध्यम से हमें किट बांटना है, तो आज हमने प्रण को पूरा करा। 100-150 किट हम डेली बांट रहे हैं बनाकर। तो सभी सदस्य गण हैं हमारे, सभी साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। वो टिफिन बांटने वाले जो खाना बांट रहे हैं वो भी स्टेशन सेवा समिति पूरा कर रही है। स्टेशन पे श्री राम सेवा समिति वो भी उनका किट बनाने का काम कर रही है। मतलब सब एकजुट होकर हम दलोदा में काम कर रहे हैं और सभी के घर घर भोजन सामग्री हो या कोई भी अन्य व्यवस्था हो सभी पूरी कर रहे हैं। दलोदा में अंबिका सेवा समिति का बना रखी हमने, उसके माध्यम से हर वार्ड में सेवा समिति के कार्यकर्ता जा रहे हैं। वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति देख के जिनको आवश्यकता है उनको टोकन देके और कूपन के माध्यम से दूसरे दिन हर एक वार्ड में जाके वहाँ पर खाद्य सामग्री, कच्ची सामग्री वितरित की जा रही है। इस प्रकार से कितने लोगों को इस प्रकार से ये आज 600 परिवारों को हमने ये खाद्य सामग्री वितरित कर दी। हर दिन 1 या 2 वार्ड को करते, जैसे आज 12 और 13 नंबर वार्ड का नंबर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट को लेकर के चिट्ठी लिखी है। उन्होंने एमएसएमईएस की चिंताओं को दोहराया और निवारण के लिए सुझाव भी दिए हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर सोनिया गांधी की लिखी चिट्ठी को भी शेयर किया गया है। इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने लिखा कि लॉकडाउन की एक दिन की कीमत एमएसएमई सेक्टर पर 30,000 करोड़ की चोट कर रहा है। ज़्यादातर एमएसएमईएस को जो भी ऑर्डर मिले थे अब वो खत्म हो चुके हैं, जिसका पूरा असर उनके कामकाज पर पड़ रहा है और एमएसएमईएस से 11 करोड़ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। लिहाजा आर्थिक संकट के इस दौर ने इस सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सोनिया गांधी ने सुझाव दिया है कि सरकार को एमएसएमई सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करना चाहिए। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ के क्रेडिट गारंटी फंड का भी निर्माण किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी को लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ पूरा देश कोरोना के खिलाफ एकजुट है, वहीं कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है और रोज नई नई मांगे कर रही है। और भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देश जब गंभीर संकट से जूझ रहा है और सारी जनता जब प्रधानमंत्री के
काम में हाथ बटा रही है, तब कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, नकारात्मक राजनीति कर रही है। रोज चिट्ठियां लिख रही है। भाई फील्ड में जाकर काम करो ना, वो तो नहीं करते। यहां नई नई मांगे मांगते रहते हैं। पूरी दुनिया प्रशंसा करती है कि भारत और सही तरीके से लॉकडाउन किया, और इसलिए हमने देखा है कि कितना अच्छा प्रभाव हुआ है। लेकिन जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है, कांग्रेस उसका विरोध करती है और उस पर सवाल या निशान उठाती है कि ये लॉकडाउन ठीक तरीके से नहीं किया और इसके लिए ये तकलीफ हो रही है। और तो आज मुझे आश्चर्य लगा, भारत सरकार की, मोदी सरकार की पहचान है कि लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योगों के सबसे प्रभावी पक्षधर रहना। 14 करोड़ लोगों को विदाउट जमीन, विदाउट एनी कोलैटरल कर्जा दिया है। उसकी चर्चा नहीं करती कांग्रेस, और अचानक बड़े बड़े मांगे करती रहती है। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश भर में क्या कुछ स्थिति है कोरोना वायरस की, इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है, जबकि शनिवार शाम 8 बजे तक 794 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एक अच्छी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जितनी तेजी से देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उतनी तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। देश में शनिवार शाम 8 बजे तक 239 मरीज और ठीक हो गए, जिसके बाद ये आंकड़ा 5,735 पर पहुंच गया है। वहीं अगर देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो इस लिस्ट में महाराष्ट्र पहले स्थान पर बना हुआ है, जहां 6,817 लोग कोरोना की चपेट में आने से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 301 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर एक्टिव केस की बात करें तो अभी भी 5,559 लोगों का इलाज जारी है, जबकि 957 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं इसके बाद दूसरे स्थान पर गुजरात का नंबर आता है, जहां 2,815 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 127 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 265 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 2,423 लोग उपचाराधीन हैं। वहीं गुजरात के बाद देश की राजधानी दिल्ली का नंबर आता है, जहां 2,514 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 53 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 857 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, जो कि दिल्ली और देश के लोगों के लिए अच्छी बात है, जबकि 1,604 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। वहीं दिल्ली के बाद अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर 2,061 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बात करें रिकवरी की तो यहां इलाज के बाद 493 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,535 लोग अभी भी अस्पतालों में हैं। तो ये देश के वो राज्य हैं जहां संक्रमित मामले 2,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 301 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। वहीं इसके अलावा अगर देश के उन राज्यों की बात करें जहां 1,000 से ऊपर मामले हैं, तो इनमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर संक्रमित लोग 1,945 हैं, जबकि एक्टिव केस 1,565 हैं और अब तक मौतें 99 हो चुकी हैं और ठीक 281 हो चुके हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में संक्रमित लोग 1,821 हैं और एक्टिव केस यहाँ पर 838 हैं और मौतें अब तक 23 हो चुकी हैं और स्वस्थ जो हुए हैं उसकी संख्या 960 है।
वहीं उत्तर प्रदेश में 1778 लोग संक्रमित हैं, 1504 एक्टिव केस हैं, 26 मौतें हो चुकी हैं, 248 लोग ठीक हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 1016 लोग संक्रमित हैं, एक्टिव केस यहां पर 814 हैं और मौतें 31 हो चुकी हैं, जबकि 171 लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये वो देश के राज्य हैं जहां इस समय कोरोना वायरस खूब तांडव बरपा रहा है। हालांकि देश में कई और राज्य हैं जहां 500 से अधिक लोग संक्रमित हैं। फिलहाल देश भर में इन बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट इन न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। दरअसल पीएम मोदी का संबोधन उनके रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए होगा, जो हर महीने के आखिरी रविवार को होता है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे पर लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में सभी की नजरें एक बार फिर से पीएम मोदी के संबोधन पर लगी हुई हैं कि आखिर पीएम किन विषयों पर अपनी राय रखेंगे। तिरुवनंतपुरम में शनिवार को कोरोना वायरस के 7 नए मामले सामने आए हैं और 7 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं, जिसके बाद संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर के 457 यहां पर हो गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये जानकारी दी है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद विजयन ने संवाददाताओं से कहा कि कोट्टायम और कोल्लम जिले में संक्रमण के 3 और कन्नूर जिले से 1 मामला सामने आया है। अब तक राज्य में 457 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड से 2 और वायनाड से 1 मरीज उपचार के बाद शनिवार को ठीक हो गया। वर्तमान में कोविड-19 से कम 116 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और विजय ने यह भी बताया कि अब तक राज्य में 338 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। अभी 21,044 लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है और 464 लोगों को पृथकवास में रखा जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग इसकी गंभीरता समझ रहे हैं तो कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर सांसद और विधायक ने आशा वर्कर्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और आशा वर्कर्स की यह मीटिंग कर्नाटक के दावणगेरे जिले के होनाली में गुरुवार को बुलाई गई थी। होनाली के बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने आशा वर्कर्स की इस बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन नहीं किया गया और वीडियो में बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। यूं तो सरकार लगातार लोगों को एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने को कह रही है, पर यहाँ इसका ख्याल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सभी एक दूसरे के आसपास ही बैठे हैं। हाँ, अधिकांश लोगों के मुंह पर मास्क या कपड़ों से अपने मुंह को लोगों ने ढका हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम के बीच तकरार का सिलसिला जारी है। आईएमसीटी की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सहयोग न करने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा गया है कि सरकार की ओर से आईएमसीटी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है और आईएमटीसी का कहना है कि प्रदेश सरकार को 4 पत्र लिखे जा चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने राज्य में स्थापित कोविड-19 अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर और कंटेनमेंट जोन की प्रॉपर जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। आईएमटीसी का यह भी कहना है कि वो केंद्र की तरफ से राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा ले रही है। ऐसे में आईएमटीसी को अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण भी करना पड़ रहा है। आईएमटीसी के पदाधिकारियों का कहना है कि वो राज्य के सीनियर और जूनियर हेल्थ ऑफिसरों से बात करके कोरोना की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं, ताकि केंद्र के पास कोरोना मरीजों और हेल्थ संसाधनों की स्पष्ट रिपोर्ट पहुंच सके।
कोरोना के लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। समय पर लॉकडाउन काफी कामयाब रहा और हम दूसरे देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में हैं। जहां टेस्टिंग के लिए पहले एक लैब थी, वहां पर अब 360 लैब शुरू हो गए। देखिए, ये ठीक है। देश भर के जो आंकड़े अभी तक चल रहे हैं, घंटे घंटे कुछ चीज़ें सुबह शाम बदलता भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो लॉकडाउन के लगाने के बाद हमारी स्थिति में जो सुधार हुआ है और हम अच्छी स्थिति में हैं। और यह भी हम कर सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का समय पर लॉकडाउन करना बहुत ही कामयाब रहा, अन्यथा आज और भी हालात गंभीर हो सकता था। जहाँ तक दूसरे मुल्क की बात कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, ब्रिटेन हो, इन सबों के मुताबिक हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, जबकि हम 1.25 करोड़ से भी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरे प्यारे देश के प्यारे देशवासियों, आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो बहुत विचलित हूं। मन में गहरी पीड़ा है। कोरोना की महामारी ने समूची दुनिया में हिला कर रख दिया है। हमारे प्यारे देश भारत में भी यह तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में इसका कहर काबू से बाहर हो रहा है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या भी 1 लाख के पार हो गई है। अभी तक इसका कोई भी असरदार उपचार सामने नहीं आया है। हालात को देखते हुए हमारी सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह दूसरा चरण पूरे देश के लिए, देश में एक एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन में हमें कोरोना को काबू करना ही होगा। जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। हमें परेशानियों को सहना पड़ेगा, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। जिंदगी बचाने के लिए इन कठिनाइयों को सहना ही एकमात्र उपाय है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं करते तो हमारे यहाँ हालत बहुत ही बुरे होते। हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति की लड़ाई है। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें भी स्वयं को एक सिपाही मानना होगा। हम जहाँ भी जैसे हैं वहाँ अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है तो ये कठिनाई हमें सहनी होगी। एक बड़ी विपदा को टालने के लिए छोटी कठिनाई को सहने में ही समझदारी है। ये बेहद कठिन दौर है। इंसान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि कोरोना के खतरे को समझें। आपका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, सबको इनके ऊपर उठने की ज़रूरत है। इस समय हम सबका मजहब इंसानियत ही होना चाहिए। इंसानों को बचाना होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान घर में रहें। सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी कर रही है उसका कड़ाई से पालन करें। डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन के लोग आगे रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ये हमारे जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। हम सारे देशवासी भावनात्मकता के साथ एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और एक दूसरे का मददगार बनने की कोशिश करें। इसी में हम सबकी सुरक्षा है और इसी में हम सबकी भलाई है। जब हम कोरोना को हरा देंगे तो जिंदगी नई शुरुआत करेंगे। सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे और पहले से भी मजबूत भारत का निर्माण करेंगे।
झारखंड के रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रांची में 4 और पलामू में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर, राज्य में कुल मरीजों की संख्या अब 66 हो गई है। रांची में 4 और पलामू में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना मरीजों के, झारखंड में भी 7 नए मामले सामने आए हैं। रांची में और पलामू से ये नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 66 को पार कर गई है। रांची में 4 और पलामू में 3 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। झारखंड के रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची में 4 और पलामू में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर, राज्य में कुल मरीजों की संख्या अब 66 हो गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश के लोगों की समस्याओं के लिए, जो समस्याएं आ रही थी उनके तोड़ के लिए लॉन्च किए गए ऐप जन सहायक ऐप के बारे में जानकारी दी है। ऐसे संकट जब भी आते हैं, प्रशासन के तौर पर बहुत से ऐसे काम जो हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं वो सब करते हैं, और अभी भी लगातार मार्च और अप्रैल के महीने में जो सरकार की जिम्मेवारी है उस नाते से हम कर रहे हैं। हर विभाग जनता की सेवा के लिए लगा है और उसमें हम लोग अपने अपने विभाग के अनुसार जो जो चीजें करनी है वो सब कर रहे हैं। लगभग 12 से 15 विभाग ऐसे हैं जो अलग अलग सेवाओं में लगे हैं। सभी विभागों ने अपने अपने तौर पर अपने कार्यक्रम बनाए हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सब विभागों की सब जानकारियां जनता को होती नहीं हैं, पूरा लाभ वो लोग उठा नहीं पाते हैं। कोरोना से पूर्व भी समाज की भलाई की कितनी ही स्कीमें कई डिपार्टमेंट हमारे चला रहे थे। उस समय हमने टेक्निकल सब विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी टेक्निक, आईटी इसको आगे बढ़ाते हुए सेवाएं ऑनलाइन की। ई दिशा केंद्र खोले, सरल केंद्र बनाए गए, अंत्योदय केंद्र के माध्यम से भी जनता को सेवाएं दी गई। गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर CSCs ये बनाए गए, बड़ी संख्या में लोगों को लाभ दिया गया। उसी अनुसार अभी कोरोना के समय में भी हर व्यक्ति की, जो भी कोई दुखी है, पीड़ित है, जिसको कोई कष्ट है, उनके लिए कई कार्यक्रम हमने चलाए। अलग अलग ऑनलाइन सिस्टम से, अलग अलग ऐप के माध्यम से ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाई गई। साथ एक जगह पर लाकर और एक सुविधा ऐसी दी जाए ताकि किसी को भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम एक ही क्लिक बटन से अपने मोबाइल के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक ऐप बनाया है, जन सहायक इस नाते से इस ऐप का नाम होगा। कहीं इसका प्रचार हेल्प मी इस नाते से भी हुआ है, लेकिन जन सहायक के रूप में इस ऐप को हम कल से डाउनलोड कर सकेंगे और उसमें से जो आवश्यकता हमारी है, जो सहायता हमको चाहिए, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो आपके सामने इस सारे विषय को रखेंगे। हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री विजेंद्र सिंह जी, और अतिरिक्त हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाशंकर जी, इस विषय के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताएंगे। एक बार मैं इनको अपनी ओर से हैंडओवर करता हूं कि इस विषय को ज़रूर जनता के सामने रखें। के संबंध में जैसे हमको पता है कि हरियाणा अन्य प्रांतों की तुलना में काफ़ी ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम इसको रोक पाने में सफल हो रहे हैं। वर्तमान में 12 जिले ऐसे हो गए हैं, आज एक भी पॉजिटिव केस उन जिलों में नहीं है, अर्थात वो ग्रीन जोन में आ गए हैं। इसी प्रकार पिछले 18 दिन से, यानी एक प्रकार का जो डबलिंग रेट है देश भर में, तो 7 दिन डबलिंग रेट है। हर 7 दिन बाद पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल हो जाती है।
हरियाणा में 18 दिन के बाद ये डबल हो रहे हैं केस, अर्थात हमारी आगे कोरोना के जो पीड़ित केसेस की संख्या बढ़ने में हमें बहुत सुविधा हो रही है कि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हमारा जो ग्राफ है वो एक जिसको कहना चाहिए हॉरिजॉन्टल आ गया है। हमारा रिकवरी रेट, जो भी लोग पॉजिटिव आए उनका रिकवरी रेट भी आज 68% हो गया है, जो केवल एक प्रदेश केरल से हम पीछे हैं, अन्यथा दूसरा नंबर हरियाणा का है कि आज हम 68% रिकवरी के ऊपर आ गए हैं। इसी प्रकार एक वर्ग ऐसा है जिसको सब सुविधाएं देने के बावजूद भी हम उनको सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ही हमने विचार किया है कि जो हरे रंग के कार्ड जिन लोगों के पास हैं, अर्थात APL, ऐसे बहुत से लोग हैं APL कार्ड होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रेस श्रेणी में देखे गए, उनको भी खाद्यान्न की आवश्यकता थी। जो लोग वास्तव में गरीब थे, किन्हीं कारणों से उनका BPL कार्ड नहीं बन पाया था, ऐसे लोगों को शायद अभी तक सहायता सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमने विचार किया कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कम से कम 3 महीने के लिए 30 जून तक उनको राशन की दुकान पर मुफ्त राशन देने की बात जो भी एक सूची के आधार पर नीचे से रिकमेंड होकर के आई है, ऐसी 1,40,000 लोगों को सीधा राशन देने का भी आज हमने ये पोर्टल खोल दिया है और कल से उनको डिस्ट्रेस्ड कूपन ये जारी होने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के 9 जिलों में अस्पताल आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है वहां अस्पतालों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोविड-19 को लेकर पहाड़ी जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के और प्रदेश में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर कुछ फैसले लिए गए हैं। इसके तहत उत्तराखंड के 9 जिलों में अब अस्पताल पहले की तरह ही खुलेंगे और आम जनता का इलाज शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कई लोगों को अब तक थोड़ी परेशानी हुई है, वो अब दूर होगी। सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। एक तो उत्तराखंड के जो हमारे 9 पहाड़ी जनपद हैं जिनमें कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं मिला, वो अस्पताल अब पूर्व की भांति खुल जाएंगे और आम जनता का इलाज जैसे पहले करते थे उनका इलाज अब इन अस्पतालों के माध्यम से कल से ही ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे तमाम वो लोग जो अभी तक थोड़ा उनको परेशानी हुई, वो परेशानी भी उनकी दूर होगी। और जिस तरह से सीजन आ रहा है, डायरिया की समस्या होती है, डेंगू की भी ये सीजन है, तो उनसे भी हम लोग इस अस्पतालों के माध्यम से हम वो स्वास्थ्य सेवाएं हम ले सकेंगे। एक तो सरकार ने निर्णय लिया कोविड अस्पताल के रूप में अब मेला अस्पताल हरिद्वार, दून हॉस्पिटल देहरादून और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, ये अब इनमें ही अब कोविड का इलाज होगा। बाकी पूर्व की भांति लोगों का इलाज करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यहां पर पुलिस को संदिग्ध होने की जानकारी मिली थी। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की टीमों को गेदी का तालाब में घटनास्थल के लिए रवाना किया गया था। इलाके में तलाशी की गई। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन में कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया, जिसके बाद ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। देखिए, करीब 1 घंटे पहले हमने सर्च ऑपरेशन किया था और एक जर्नलिस्टिक इनपुट पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन होता है जेकेपी का, हर जगह जैसे होता है वैसे वहाँ यहाँ भी हुआ। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि किसी प्रकार की अफवाह में ना आए, किसी पोर्टल पर किसी जगह कोई अफवाह न डालें। कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है, कोई फायर नहीं शॉट हुआ है। इट वॉज जस्ट नॉर्मल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जैसा कि बाकी जगहों पर होता है। सो देयर इज नो नीड टू पैनिक। हमने अपना सर्च ऑपरेशन जो है अभी फिलहाल कॉल ऑफ कर लिया है। तो जब हमें कभी फ्यूचर में कोई इनपुट अगर आएगा तो उसमें कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल के जवाली में सिद्धार्था के किसानों को फसल की कटाई को लेकर की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार है और लॉकडाउन की स्थिति में कटाई के लिए न तो मजदूर मिल रहे हैं और न ही कटाई का कोई अन्य साधन उपलब्ध हो पा रहा है।
किसानों ने कहा कि कटाई करने वाली कंबाइन मशीन और रीपर मशीन तो है, लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं है, जिससे लाखों की मशीनरी किसी काम नहीं आ रही है। किसानों की फसल खेतों में ही उजड़ कर रह जाएगी। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें मशीनों के ऑपरेटर मुहैया करवाए जाएं। वो लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना काम करेंगे। भाई जी, हमारी समस्या तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इतनी बड़ी कंबाइन मशीन जो कि ग्राम पंचायत समखेड़ में खड़ी है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत समखेड़ अपने प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमें जल्दी से जल्दी इस मशीन के ऑपरेटर दिए जाएं, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो हिमाचल से हैं, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो भी प्रशासन के दिशा निर्देश होंगे, चाहे पीपी किट के बारे में, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, चाहे वो मास्क लगाने के बारे में, हम बिल्कुल उन दिशा निर्देशों का एक सख्ती से पालन करेंगे और लोगों से भी उस पालन का करने का अनुरोध करेंगे। और ये जो एक हमारे पास तूड़ी वाला भी है, इसके ऑपरेटर भी नहीं है, ठीक है, जो थे वो भी गए, ठीक है। तो हमें ये तूड़ी वाले ऑपरेटर भी चाहिए, नहीं तो किसान कणक की वजह से तो भूखे मरेंगे, लेकिन पशु भी भूखे मर सकते हैं। इसलिए हमारी समस्या का समाधान करें कि हमें जल्द से जल्द ऑपरेटर का नियमानुसार हमें ऑपरेटर दें, क्योंकि हमें ऑपरेटर की सख्त ज़रूरत है इस टाइम। ये तूड़ी वाला पर जो जे भी खड़ा है, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द परमिशन देकर ऑपरेटर का बंदोबस्त किया जाए। लॉकडाउन के चलते किसानों को अपनी फसल को लेकर के कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कोई समस्या ना आए इसके लिए सिरमौर जिले में भारतीय खाद्य निगम ने विशेष प्रयास किए हैं, जिसके चलते सिरमौर जिले में निगम के काला अंब डिपो में आज से गेहूं की खरीदारी शुरू की गई है और इसका शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने काला अंब से किया है। काला अंब क्षेत्र से काफी मात्रा में गेहूं हरियाणा की अनाज मंडियों में भेजा जाता है, जहां उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और इस समय लॉकडाउन के समय में निगम ने काला अंब में ही गेहूं की खरीदारी शुरू की है, जिससे यहां के किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसानों की फसल और उन्हें आर्थिक रूप से संरक्षण देने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम काला अंब डिपो में गेहूं की खरीद शुरू की गई है और इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। के जो किसान है उसमें काला अंब रीजन की लगभग 17-18 जो पंचायतें हैं, इनको और अपनी गेहूं अपनी जीरी लेकर के हरियाणा में बेचने के लिए जाना पड़ता था। अनेक में उनको अपना पहचान पत्र और अपनी ज़मीन की फर्द लगानी पड़ती थी और उनकी अकाउंट में फिर पैसा ट्रांसफ़र होता था, तो हमारा किसान बहुत ही दिक्कत में था। इस बार माननीय जयराम ठाकुर जी से बात करके और एक प्रयास हुआ, पहली बार हमारे इस इलाके में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डिपो खुला है और आज से गेहूं की खरीद यहां पर शुरू हुई है। कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को हिमाचल लाए जाने के बाद हिमाचल सरकार ने साफ कर दिया है कि हिमाचल से बाहर फंसे हिमाचल के जो लोग हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से उनके घर पर लाकर छोड़ा जाएगा, लेकिन हिमाचल में दाखिल होने के बाद उनकी मेडिकल जांच की जाएगी और उनको क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री वरिंदर कंवर ने यह भी कहा है कि गांव पंचायतों में मास्क न पहनने वालों को 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। वहीं उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की है कि मनरेगा के कामों में लोगों को रोजगार दिया जाए। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से यही अपील की है कि वो जहाँ हैं वो वहाँ पर रहें, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जो है वो हम इनको जो है इनको यहाँ पर लेकर के आएंगे अगर कोई आना चाहेगा। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो कोरोना फ्री की ओर बढ़ रहा है, अगर ये सारी सुविधाएं जो है ये जो सारी जो ये इंटर स्टेट हम आने वाले समय में जो है वो इस पर खोलने पर जो है वो विचार कर सकते हैं, लेकिन इनको भी जो है वो चरणबद्ध तरीके से जो है वो हम यहाँ पर लाएंगे, ये हमने पहले ही कहा है। फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
महाराष्ट्र के मुंबई से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई से ये बड़ी खबर, मुंबई पुलिस विभाग में पहली मौत हुई है। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कुल 96 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं और अब ये पहली मौत का भी मामला सामने आ गया है। वकोला पुलिस स्टेशन में एक हेड कांस्टेबल की वहां पर कोरोना के चलते मौत हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। कोरोना वायरस से वो संक्रमित था और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। महाराष्ट्र में कुल 96 ऐसे पुलिस कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पुलिस विभाग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है कोरोना वायरस के चलते, कोरोना के संक्रमण के चलते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वकोला पुलिस स्टेशन में कार्यरत था मृतक पुलिसकर्मी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पालघर में कुछ दिन पहले 2 साधुओं की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ताजा मामला पंजाब के होशियारपुर से सामने आया है। यहां पर एक संत पर हमला हुआ है। हालांकि यहां संत पर हमला करने का मकसद बिल्कुल अलग था। 23 अप्रैल को हुए इस हमले में संत पुष्पिंदर महाराज को चोट आई है और इस मामले पर पंजाब पुलिस ने भी बयान जारी किया है। होशियारपुर के SHO गोविंदर कुमार ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस मामले का बिल्कुल भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह हमला चोरी के मकसद से किया गया था। यहां तक कि स्वामी ने खुद इस बारे में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जांच जारी है। वहीं हमले के पीड़ित संत पुष्पिंदर महाराज ने भी इस बारे में बात करते हुए कहा है कि हमलावरों के पास कोई धारदार हथियार नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उनका मकसद मुझे मारना था। वे स्थानीय नशेड़ी थे जो सिर्फ पैसा चाहते थे। उन्होंने मेरे पैसे छीन लिए और चले गए। इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। 9 बजे तक मैं अपना रोटी का काम फिनिश किया, किचन की सफाई बाकी सी ते मैं सिम ते अपना दूध गर्म करके DNA देखने वास्ते अपने रूम चला गया। तो ऐदा करके चाकू पकड़िया सी। मेरा कमरा खुलिया तो मैं हैरान हो गया मेरे कमरे च कौन आ रहा। ते वो अचानक आया तो मैं समझा पहले कोई मेंटली डिसऑर्डर्ड बंदा पागल है जो अचानक इधर आ गया। फिर मैं चाकू देख के समझ गया हमलावर है, लुट दी नीयत नाल नशेड़ियां। और क्योंकि नशेड़ियां का हमला है, इत्थे पंजाबी बोल रहे सी छोकरे सी वो, ते जे वो कातल हुंदे या कोई संतां दे कतल दी नीयत नाल आंदे तो फिर बाहरों बंदे हायर कीते हुंदे सी। उन्हां कोल वेपन भी उदां दा नहीं सी, रसोई वाला चाकू सी ते उस तो बाद उन्हां कोल डंडा सी, फट्टी नूं कहे चौरस फट्टी ते छोटी छोटियां 2 रस्सियां हथ बन्नण वालियां। उन्हां कोल वो चीज़ां नहीं सी ਜਿਹੜੀਆਂ कातलां कोल हुंदियां। जे कतल करदे तो शायद उन्हां कोल शार्प वैपन होंगे, वधिया वैपन नहीं। वो बिल्कुल क्लोज एरिया के लड़के है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्यकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भगवान के सामने हर कोई प्रार्थना भी कर रहा है ताकि इस खतरनाक बीमारी से जल्द छुटकारा मिल सके। एक ऐसे ही वीडियो पंजाब के पटियाला से सामने आया है। राजेंद्र अस्पताल का ये वीडियो कांग्रेस नेता परनीत कौर ने शेयर किया है और इस वीडियो को पंजाब के CM कैप्टन ने भी शेयर किया है। इस वीडियो में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना मरीजों के साथ मिलकर परमात्मा से अरदास कर रहे हैं।
ਘਾਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਲਾਏ ਦੇਖਵਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੀ ਬਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਤਰਾਲੇ हरियाणा की सिरसा की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और प्रशासन इससे बेखबर है। सब्जी मंडी में हजारों लोग एक साथ दिखाई दिए। हालांकि मंडी में मार्केट कमेटी और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन मूक दर्शक बनकर बैठे थे। जब अधिकारियों ने कैमरा देखा तो जनाब हरकत में आए और अपनी ड्यूटी देने के बारे में सचेत हुए। मंडी में न तो लगभग हर व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ था और न ही मंडी के चारों गेटों में से कहीं पर भी सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था थी। ऐसे में अगर कोरोना महामारी फैलती है तो इसके जिम्मेदार यहाँ पर कौन होगा? सोशल डिस्टेंस के लिए पहले मंडी दूसरी जगह थी, यहाँ मंडी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है तो इस करके अपना हम धीरे हटा रहे हैं उनको, तो भीड़ का थोड़ा सा हम रख रहे हैं, अलग अलग करके उनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में यहां पर भी मंडी में भीड़ जमा हो गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए मार्केट कमेटी सचिव 1-2 कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के सहारे ही भीड़ को व्यवस्थित करते हुए नजर आए और सब्जी मंडी पहुंची भीड़ में से अनेकों ने अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया था। मामले की सूचना मिलने पर 15 आढ़तियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। देखो, समय मंडी का डीसी के आदेशानुसार 5 से 10 बजे तक का है और हम इसी मारी आए थे कि भाई मंडी को इसी टाइम ही चेक करें। हमने 8 को कल फाइनल नोटिस भी दे दिया गया था। अभी जो मंडी के अंदर देखने आए हैं कि भाई कौन आड़ती आया हुआ, इस पर हमें कार्रवाई करेंगे आज में जो भी मंडी में आड़ती। सेक्रेटरी साहब, हमारी टीम गेट के बाहर भी थी, जो गेट के अंदर नहीं आने दिया उसको बाहर सब्जी बेची जा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रधानमंत्री के जो दिशा निर्देश थे उसका कोई भी झज्जर की मंडी में किसी भी तरह का देखो अभी इतनी कोई भीड़ नहीं मंडी के अंदर। हम इसी मारी देखने आए हैं, 1-2 आड़ती हैं, हमने इनको पहले भी कल भी फाइनल नोटिस दिया। अभी इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे फिर समय से पहले मंडी में प्रवेश करेंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जिसको मंडी में नहीं आने दिया जा रहा, आम पब्लिक 1:30 बजे 2 बजे से हमारी टीम मंडी के बाहर है और बाहर ही सब्जी बिक रही है, उसका क्या कारण है? नहीं, बाहर तो कोई सब्जी नहीं बिक रही। हमारा कंट्रोल मंडी का है और मंडी में हमारा जो आदेश है डी साहब के 5 से 10 बजे का, उसी के अनुसार ही मंडी में आम आदमी और आड़ती मंडी में घुस पाएगा। पंजाब के अमृतसर में जिला प्रशासन ने 1000 बेड का एक ऐसा नया सेंटर तैयार किया है जहां पर ऐसे कोरोना के मरीजों को रखा जाएगा जिनमें लक्षण कम दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। अमृतसर के जिला प्रशासन ने स्थानीय मेरिटोरियस स्कूल में 1000 बेड का विशेष कोविड-19 केयर सेंटर तैयार किया है। इस केयर सेंटर में उन कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लाया जाएगा जिन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं है, यानी ऐसे मरीज जिन पर कोरोना के लक्षण उभर कर सामने नहीं आते, वो खुद को तंदुरुस्त महसूस करते हैं लेकिन टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव मरीज होते हैं। दरअसल इस सेंटर की एक और खास बात है, इसमें एक रोबोट टाइप ट्रॉली भी लगाई गई है जो कि मरीजों को उनकी जरूरत की चीजें जैसे खाना और दवाइयां सर्व करेगी। एक रिमोट के जरिए इस रोबोट नोवा ट्रॉली को मरीजों के कमरे में भेजा जाएगा और हर बेड के पास ये ट्रॉली रुकेगी जहां से मरीज अपना सामान ले सकेंगे। फिर रिमोट से ही ये ट्रॉली बाहर आ जाएगी।
वहीं कोरोना सेंटर को लेकर अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर शिवदुलार सिंह ने कहा कि ये पहला ऐसा सेंटर है जहां पर इस प्रकार का रोबोट लगाया गया है। ये जी हम यहाँ पे मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर में खड़े हैं और यहाँ पे एक कोविड केयर सेंटर एस्टैब्लिश किया जा रहा है 1000 बेडेड कैपेसिटी का। और यहाँ पे हमने एक विशेष जो नया उपराला किया है वो ये किया है कि यहाँ पे एक रोबोटिक जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्विस की मशीन तैयार की गई है जो रोबोटिक है और रिमोट कंट्रोल से चलेगी। और ये वार्ड्स में जाके जो जहाँ पे पेशेंट्स हैं, अगर उनको कोई मेडिसिन देनी है, उनको पानी देना है या खाने का सामान देना, तो उसकी व्यवस्था इस रोबोटिक मशीन पे की जाएगी। ये खुद ब खुद रिमोट कंट्रोल से अंदर आएगी और सारा कुछ सप्लाई करके बाहर चली जाएगी। और ये एक 1000 बेडेड कैपेसिटी ऐसे पेशेंट्स के लिए तैयार की गई है जो कि कोरोना पॉजिटिव तो होंगे, लेकिन या तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे या उनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे, जिनके लिए क्रिटिकल हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ इस रोबोट नुमा ट्रॉली को बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि ये रोबोट 100 फीट की दूरी तक काम करता है और पूरी तरह से रिमोट से चलता है। उन्होंने बताया कि इस एक रोबोट की कीमत करीब 55,000 बैठती है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। 100 ਫੀਟ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਡ ਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। गौरतलब है कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आ रही हैं, जिसके चलते इस ट्रॉली नुमा रोबोट से डॉक्टरों और स्टाफ को काफी राहत मिलेगी। अमृतसर से अमित शर्मा की रिपोर्ट, ANP न्यूज। हरियाणा में अंबाला के एक व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और इससे पहले भी अंबाला में 12 केस सामने आ चुके हैं। इसमें एक की मौत भी हो चुकी है और वहीं अब एक और केस सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव मरीज के गांव ठरवा माजरी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। अंबाला के ठरवा माजरी का व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने गाँव को सील कर घरों में सर्वे कर लोगों की स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया है और मरीज PGI चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा के पानीपत में पिछले 48 घंटे में कोरोना की 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पुलिस लाइन में अपनी ASI बहन से मिलने आया भाई कोरोना पॉजिटिव मिला है और सोनीपत का खुबड़ू निवासी दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। वो वीरवार को अपनी गाड़ी से अपनी बहन के पास आया था। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके सैंपल लेकर उसे आयुष्मान अस्पताल में क्वारंटीन किया था। उसकी सैंपल की रिपोर्ट आने पर पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। समालखा थाने में भी हमारा करीब 20 कुछ महिला कांस्टेबल हैं, कुछ हमारे जेंट्स हैं, तो कुल मिला के 20 हमने क्वारंटाइन में रखे हुए हैं। और उस महिला जो ASI थी हमारी, उसका सैंपल भेजा हुआ, आज दोपहर तक उसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है, तो उसके बाद ही कोई फर्दर एक्शन लिया जाए। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।